2017 के फिजिक्स सॉल्यूशन और ये पार्ट 4 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 121 से 135 डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन शेयर योर डाउट देयर। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 121। A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting vibration mode हमें बताना है कि टोटल इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी। पहले मैं आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए कोई गैस है और उसके n नंबर ऑफ मोल्स है, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जनरल तो होता है F/2 R इंटू में T। लेकिन अगर n मोल्स हैं तो आपको उसमें n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर n है नंबर ऑफ मोल्स, f है डिग्री ऑफ फ्रीडम, r गैस कांस्टेंट एंड t इज द टेम्परेचर। तो फिलहाल हमारे पास एक तो है ऑक्सीजन, मतलब उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, और एक है हमारे पास आर्गन जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स है 4। तो इसको मैं NO लिख रहा हूँ, इसको NR लिख रहा हूँ, NAR। अब इनके हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने हैं। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 3n-k। ये n अलग है, यह k है यहाँ पर कांस्टेंट, नंबर ऑफ कांस्टेंट n है कितने मॉलिक्यूल हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन डायटोमिक है तो उसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे या 2 एटम होंगे, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायटोमिक के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। और देखो ये इनके बीच में एक तरह से कांस्टेंट का काम करेगा, तो ये एटम इस तरफ नहीं आएगा और ये एटम इस तरफ नहीं आएगा, तो एक कांस्टेंट हो गया, k की वैल्यू हम लेंगे 1। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3 × 2 - 1, यानी कि ये आ जाएगा 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटोमिक के लिए कितने होंगे, 5। तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता लग गया, FO में लिख रहा हूँ, ये आगे 5। अब आर्गन क्या है, मोनो एटोमिक, मतलब सिंगल एटम होगा। सिंगल एटम होता है तो XYZ कहीं पर भी मूव कर सकता है वो एक्सिस में, तो इसके लिए k की वैल्यू होती है 0 और n की वैल्यू होती है 1। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा फॉर्मूला सेम होगा 3n-k। तो F = 3 × n की वैल्यू 1 - k की वैल्यू 0, तो ये आ गया 3। तो हमें ये पता चल गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों के लिए कितना है, n की वैल्यू भी हमें पता है, तो यही फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन। तो ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑक्सीजन के लिए n/2 F, मतलब फॉर्मूला ये रहेगा NF/RT/2। तो ऑक्सीजन के लिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इंटू में F, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5/2 इंटू RT, तो ये कितना आ जाएगा 5RT। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5RT। और अगर हम बात करें आर्गन के लिए, तो आर्गन के लिए कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी है जो गिवन है 4, तो 4 F/2, F कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हमने फाइंड किया था 3 है, /2 इंटू में RT। तो ये कितना हो गया 2, यानी कि 2 × 3 6RT। तो आर्गन के लिए इंटरनल एनर्जी आ गई 6RT। तो 6RT + 5RT टोटल कितना हो जाएगा 11RT। तो यही आपका आएगा टोटल इंटरनल एनर्जी इन दोनों की मिला करके। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 122। द बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B इफ इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर P। तो हमें बताना है कि डिक्रीज इन रेडियस कितना होगा। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस हमें बताना है, यानी कि फ्रैक्शनल डिक्रीज का मतलब होगा ΔR/R। डेल्टा आर मतलब कितना चेंज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेडियस। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जिसका रेडियस था पहले r। अब उस पर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो अब उसका रेडियस चेंज हो चुका होगा। तो जो चेंज इन रेडियस है, अब हो गया, पहले था r, अब हो गया r डैश, ठीक है। तो जो डेल्टा r होगा वो कितना हो जाएगा, r - r डैश। वैसे तो हमें r डैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई रेडियस की क्यूब, r की क्यूब, ठीक है। और जो बल्क मॉडुलस और प्रेशर में रिलेशन होता है वो ये होता है, बल्क मॉडुलस एक्चुअली होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। लेकिन जो यहाँ पर स्ट्रेन चलता है वो चलता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब एक तरह से प्रेशर कह सकते हैं। और वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। वैसे एक नेगेटिव साइन भी आता है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, बट फिलहाल के लिए क्योंकि आंसर में कोई भी नेगेटिव नहीं है तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहा हूँ। तो P हमें पता है, B भी हमें पता है, तो अगर हमें ΔV/V पता चल जाए तो हम फाइंड कर पाएंगे ΔR/R कितना होगा। हमारा टारगेट क्या है, ΔR/R फाइंड करना है, यानी कि फ्रैक्शनल
रेडियस में कितना चेंज हुआ है वो फाइंड करना। तो देखो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो डेल वी कितना आएगा 4/3 पाई, यहाँ पर आर की क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, मतलब इसको हम आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, ये पावर आगे आएगी और यहाँ पर बचेगा आर का स्क्वायर और फिर डेल आर। ठीक है, अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डेल वी इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर और डेल आर। अब देखो यहाँ पर हमें डेल वी अपॉन वी की वैल्यू पुट करनी है, तो पहले डेल वी अपॉन वी फाइंड कर लेते हैं, होगा कितना डेल वी अपॉन में वी। तो डेल वी हमें पता है वो है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल्टा आर, डिवाइड कर दो वॉल्यूम से 4/3 पाई आर के क्यूब, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो नीचे एक आर बचेगा, मतलब हमें मिलेगा 3 डेल्टा आर अपॉन में आर। तो ये आ गया क्या डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू पी डेल वी अपॉन डेल वी की वैल्यू कितनी हो गई 3 डेल आर अपॉन में आर। आप डेल आर अपॉन आर को इस तरफ ले आइए, तो हम लिख सकते हैं डेल आर अपॉन आर इक्वल टू कितना आ जाएगा प्रेशर अपॉन में 3 टाइम्स बल्क मॉडुलस, और यही हमें फाइंड भी करना चाहता। तो डेल आर अपॉन आर आएगा पी अपॉन में 3b, तो पी अपॉन में 3b मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 123, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to the particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth horizontal table। पहले एक टेबल बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पैग है, ये पीने वाला नहीं है, तो पैग है जिससे वो बंधा हुआ है। अब लेट कोई स्ट्रिंग है, इसे m इसका मास है जो कि डाउनवर्ड होगा और वेट होगा इसका डाउनवर्ड की तरफ, मतलब नीचे की तरफ mg, एंड इट विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल फोर्स जो ऊपर की तरफ लगेगी। तो n और mg तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ना तो वो टेबल से नीचे जा रहा है ना वो ऊपर हवा में जा रहा है, तो n और mg दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमसे पूछा है इफ द पार्टिकल मूव्स इन सर्कल विद स्पीड विद नेट फोर्स कितनी लगेगी, उस पर नेट फोर्स पूछा है। तो पार्टिकल जब भी सर्कल, एक तरह से यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, तो अगर ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रही है तो नेट फोर्स कितनी होगी। देखो इसमें जब ये रिवॉल्व कर रही है तो इसमें एक इस तरफ फोर्स लगेगी टेंशन T, और टेंशन की वजह से इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी, जो कि टेंशन जो होगी वो इक्वल होगी mv² अपॉन में r रेडियस होता है, बट यहाँ पर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी गिवन है L। तो जो टेंशन लग रही है वो टुवर्ड द सेंटर लगेगी एंड इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो नेट फोर्स ओनली रहेगी यहाँ पर टेंशन। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2, यानी कि सिर्फ उस पर टेंशन लगेगी। देखो मैंने लिखा T इक्वल टू mv² अपॉन L। अब आप ये भी देख रहे हो सर यहाँ पर तो T माइनस mv² अपॉन L है, तो अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो फिर तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, तो फिर तो वो मूव ही नहीं करेगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सही होगा टेंशन, कि उस पर सिर्फ टेंशन फोर्स लग रही है, हालांकि वो जो टेंशन होगी इट विल बी बैलेंस्ड बाय mv² अपॉन L, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा इट विल बी बैलेंस्ड। क्वेश्चन नंबर 124, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। रोप इज बाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg। मान लो कोई होलो सिलेंडर है जिसका मास हमें गिवन है 3 किलोग्राम, एंड इसका जो रेडियस है वो है 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। तो मान लीजिए कि इस पर हमने एक रस्सी लपेटी हुई है इस तरह से। पहले जो जनरेटर स्टार्ट करते थे उसमें इस तरह से ये ऑटो वाले होते थे, वो रस्सी बांध के रखते थे अपने स्टार्टर पर और उसको घुमा करके इंजन स्टार्ट करते थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि मान लो ये सिलेंड्रिकल होलो, मतलब ये सिलेंड्रिकल बॉडी जो होलो है, अब इस पर हम नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो 30 न्यूटन की है। अगर हम 30 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एंगुलर एक्सीलरेशन इसमें कितना आएगा, यानी कि हमें अल्फा फाइंड करना है। देखो अब जब आप इसको रिवॉल्व करवा रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं टॉर्क लगेगी, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला टॉर्क का होता है R क्रॉस F। तो रेडियस हमारा इस तरफ है R और F नीचे की तरफ है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी, R क्रॉस F को हम लिख लेंगे RF साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो टॉर्क कितनी आ गई R और F। हमें R भी पता है 40 सेंटीमीटर है, F भी पता है 30 न्यूटन है। लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला एक और भी होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में अल्फा।
अल्फा मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये जो टॉर्क लग रही है आर क्रॉस एफ साइन मतलब आर एफ साइन थीटा, वो इक्वल होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई इंटू अल्फा के इक्वल, आई अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा फाइंड कर पाएंगे, आर एफ अपॉन में आई के इक्वल होगी। अब देखो आर आप हमें उसको बाद में ले लेंगे आर की वैल्यू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है होलो सिलेंडर का, तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वैसा ही फॉर्मूला होता है एक होलो सिलेंडर के लिए। तो जैसे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, ऐसे ही होलो सिलेंडर के भी रहेगा एम आर स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे जो भी वैल्यू गिवन है। तो अल्फा इक्वल टू आर यानी कि रेडियस, रेडियस चलो हम उसको बाद में पुट कर लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि 40 लिख रखा है तो यहाँ पर आर इंटू एफ अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कितना लिखेंगे एम आर का स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू आएगा फोर्स अपॉन में एम आर। फोर्स कितनी है 30 न्यूटन, मास कितना है 3 किलोग्राम, सब चीज़ें ऐसा यूनिट में रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 40, लेकिन अपॉन 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जाएगा 100 यहाँ पर, तो अल्फा इक्वल टू आएगा 30 इंटू में 100 अपॉन में 3 इंटू 40, 3 इंटू 40। अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 4 कितना आएगा 25। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 125 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, पहले हम उसको एयर में परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ फाउंड दैट द 8th ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर द 5th डार्क फ्रिंज लाइज इन द एयर। हमें बताना है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो IDSC का, पहले हमने उसको एयर में परफॉर्म किया फिर किसी मीडियम में। तो हमें बताना है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा अगर जो 8th ब्राइट फ्रिंज है, 8th ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम, ठीक है, ये मैं पोजीशन लिख रहा हूँ, एक्स मतलब पोजीशन, वो लाई कर रही है कहाँ पर 5th डार्क फ्रिंज इन एयर। तो उसकी जो पोजीशनल रेट वो है 5th डार्क इन एयर, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये इक्वल गिवन है कि पोजीशन जो होगी 8th ब्राइट फ्रिंज की मीडियम में वो इक्वल है 5th डार्क फ्रिंज इन द एयर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी भी मीडियम में जो वेवलेंथ होगी मीडियम में वो हमेशा इक्वल होती है 1/μ टाइम्स द वेवलेंथ इन द एयर। तो ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो पहले बात करते हैं ब्राइट के लिए डिफ्रैक्शन में। तो ब्राइट के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक है। n क्या है, ऑर्डर कौन सा है, वेवलेंथ है लैम्डा, d कैपिटल D होता है, मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ये मान लीजिए स्क्रीन है, तो स्मॉल d तो होता है दो स्लिट के बीच का गैप, और कैपिटल D होता है स्क्रीन और जो स्लिट है उनके बीच का गैप, कैपिटल D। तो ब्राइट के लिए पोजीशन कि कहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी उसके लिए फॉर्मूला होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d। और जो डार्क के लिए फॉर्मूला होगा पोजीशन ऑफ डार्क, तो वो होता है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, और यहाँ पर आएगा 2। तो हम यही फॉर्मूले को इक्वल पुट करेंगे, लेकिन जब ब्राइट के लिए लिखेंगे तो ब्राइट के लिए n की वैल्यू हम कितनी लेंगे 8, और डार्क के लिए लिखेंगे तो डार्क के लिए n की वैल्यू कितनी लेंगे 5। लेकिन देखो ये है मीडियम में, तो जब हम ब्राइट लेंगे तो हम जो वेवलेंथ लेंगे वो लेंगे मीडियम की, और जब हम डार्क लिखेंगे, डार्क के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तब हम लैम्डा लेंगे एयर की। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो x मतलब कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज मीडियम में वो क्या होगी n लैम्डा ऑफ मीडियम d अपॉन में d। देखो क्योंकि अपरेटस को हम चेंज नहीं करें तो d और स्मॉल d की वैल्यू सेम रहेगी। फिर यहाँ पर 2n-1, मैं उसको n डैश बोल देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ये है एयर में, ठीक है, लैम्डा इन एयर कैपिटल D अपॉन में 2d। अब d हटा देते हैं इसको, तो n कितना है 8 है, फिर लैम्डा मीडियम में जो होगी वो होगी लैम्डा इन एयर अपॉन में म्यू, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर 2, n की वैल्यू यहाँ कितनी चलेगी 5 -1
और ये लैम्डा एयर अपॉन में 2, लैम्डा एयर से लैम्डा एयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 अपॉन में म्यू इक्वल आएगा 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 माइनस 1 यानी कि 9 अपॉन में 2। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंटू 2 अपॉन में 9 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 16 अपॉन में 9। तो 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.78। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो फॉर्मूला अगर आप सही अप्लाई कर रहे हो तो आप इजीली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर्स स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e एंड अनदर इज e प्लस डेल्टा ई। मतलब हमारे पास प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e और इस पे जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो गिवन है डेल ई। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। अब देखो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो लेट एक एटम यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, और ऐसे दो एटम पास पास में, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम पास पास में, दूसरा है प्रोटॉन, उसके बाहर क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो लेट ये फर्स्ट एटम और ये सेकंड हाइड्रोजन एटम, एटम एट अ डिस्टेंस d, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है d, अपार्ट इज 0, देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो हमें ये बताना है कि जो डेल्टा ई है वो कितना होगा। डेल्टा ई का मतलब हो गया इसकी वैल्यू, डेल ई कितना होगा। जनरली तो नेट चार्ज हाइड्रोजन एटम पर होता है 0, क्योंकि जितना प्रोटॉन का होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी होगा, बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ है। तो अब आप किसी एक हाइड्रोजन एटम को पकड़ो और देखोगे उस पर नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का मतलब दोनों का हम ऐड कर देंगे, तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्यू पी कितना है ई प्लस डेल ई, ठीक है, यहाँ पर डेल ई है, और फिर प्लस माइनस ई, तो ये कितना आ गया चार्ज इस पर, ई से ई कैंसिल होगा तो सिर्फ डेल ई आ जाएगा। यानी कि इस पर जो नेट चार्ज है क्यू नेट वो कितना है डेल ई। ऐसे ही सेकंड जो हाइड्रोजन एटम है उस पर भी जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा डेल ई। अब बोला गया है कि इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एंड ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट इज 0, यानी कि जो टोटल उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है और जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, इन दोनों का जो नेट सम है वो है 0। तो हमें ये पता करना है कि जो डेल ई है उसका ऑर्डर कितना होगा, एक्चुअली वो फाइंड करना है हमें। देखो दोनों का समेशन 0 आ रहा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा बिटवीन देम वो इक्वल होगा ग्रेविटेशन फोर्स जो उनके बीच में लग रही होगी उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन में उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। जो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है G मास m1 मास m2 अपॉन में r का स्क्वायर। हमें गिवन है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। अच्छा के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो हम वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। तो के Q1 Q2 अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर इक्वल होगा G m1 m2 अपॉन में r का या डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर तो इक्वल है, हमें देखो इसको हम लिख सकते हैं कि Q1 कितना नेट चार्ज डेल ई, फिर दूसरे वाले पे भी नेट चार्ज कितना है डेल ई, और क्योंकि दोनों का मास इक्वल है, दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो m1 m2 आप करोगे तो उसको m स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें निकालना डेल ई की वैल्यू, तो ये हो गया के फिर डेल ई का स्क्वायर इक्वल टू m का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं डेल ई का स्क्वायर कितना आएगा, यह आएगा m का स्क्वायर अपॉन में के, या फिर डेल ई इक्वल टू आएगा अंडर रूट m का स्क्वायर अपॉन में k, और k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ग्रेविटेशन कांस्टेंट g और आएगा जी एम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन में k। अब वैल्यू पुट करते हैं सबकी। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11, फिर मास तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का
होल स्क्वायर और डिवाइड में के मतलब 1/4 जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो डेल ई का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 10⁻37 कूलम। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 127, 2 rods A and B of different material are welded together as shown in figure। उनकी नेट जो थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है K1 और K2 है दोनों रोड की। तो हमें बताना है कि कंपोजिट रोड की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो मान लेता हूँ कि लेट जो अलग अलग रोड है इट इज लाइक बिहेविंग अ सिंगल रोड। लेट अब ये टेम्परेचर कितने पर है T1 पर और ये टेम्परेचर कितना है T2। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है D, ये हमें गिवन है। तो ये जो इक्विवेलेंट रोड मैंने मानी है, लेट इसका जो K है थर्मल कंडक्टिविटी मैं उसको K EQ मान लूँ, मतलब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप ये देखो कि इसका डिफरेंट मटेरियल है यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंपोजिट रोड कितनी होगी। अब फिगर में देखने से लग रहा है कि इक्वल है, मतलब दोनों। तो इनका जो दोनों का एरिया है लेट वो A है, ठीक है। तो इनका जो कंबाइंड एरिया है स्प्लिट रोड का जो कंबाइंड एरिया वो कितना होगा, मतलब A इक्विवेलेंट वो होगा A + A, यानी कि टोटल एरिया कितना आ जाएगा 2A। थर्मल कंडक्टिविटी और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसका जो रिलेशन होता है वो होता है डेल Q और डेल T = K इंटू में एरिया इंटू में टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब इट इज डेल्टा T, मतलब जो एंड है उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो लेंथ है ये कितनी है। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो हीट का फॉर्मूला हो जाएगा डेल Q और डेल T मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। तो मैं इसको एच लिख रहा हूँ, इट इज K इंटू एरिया। टेम्परेचर डिफरेंस हम यहाँ पर लिखेंगे तो हाई माइनस लो। अब जो हीट है वो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है तो T1 - T2, और सेपरेशन कितना हम ले लेंगे, जो इनके बीच का एंड का सेपरेशन है वो है D, मतलब उसकी लेंथ। अब जो टोटल हीट फ्लो करेगी इसके थ्रू, मतलब जो इक्विवेलेंट हीट होगी इट विल बी इक्वल टू कि A रोड से कितनी हीट फ्लो हो रही है प्लस जो B रोड है उससे कितनी हीट फ्लो हो रही है। तो आप इसको HA + HB भी लिख सकते हैं। तो जो टोटल हीट होगी वो होगी K इक्विवेलेंट इंटू में एरिया इक्विवेलेंट इंटू में टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस तो उतना ही रहना है T1 - T2 अपॉन में सेपरेशन कितना है तो वो है D। अब इक्वल होगा हीट फ्लो थ्रू दी A। तो A जो प्लेट है उसका K1 है थर्मल कंडक्टिविटी, तो K1 एरिया उसका A1, तो हम A1 को A लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का इक्वल है, और T1 - T2 अपॉन में इसकी भी लेंथ कितनी D प्लस, फिर यहाँ पर सेकंड के लिए K2 है, एरिया A ही है उसका, और यहाँ पर T1 - T2 अपॉन में D इज द सेपरेशन। अब देखो T1 - T2 अपॉन D तो सब में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सब में कॉमन है ये, तो D कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट, एरिया इक्विवेलेंट कितना है वो है 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल टू K1A प्लस K2 इंटू में A, ठीक है। तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आप A यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो K1 प्लस K2, ठीक है, और ये 2A, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो K इक्विवेलेंट है यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी इस पूरे रोड की वो कितनी हो जाएगी, दोनों का मीन एक तरह से K1 + K2 अपॉन में 2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 128, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर लाइट हमें गिवन है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना होगा। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को मैं लैम्डा नोट से डिनोट कर रहा है, इट इज 3250 × 10⁻⁻10 मीटर है। तो ये होगी लैम्डा नोट, मतलब ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी जिसपे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ पाएंगे। अब जो इसकी लैम्डा जो हम इस पर गिरा रहे हैं वो वैल्यू 2536 × 10⁻10 मीटर में। अब पूछा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो पहले यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी h और लेट इस मेटल का वर्क फंक्शन है फाई नॉट, तो कुछ एनर्जी जो आ रही है लेट ये इंसिडेंट एनर्जी आई ये इंसिडेंट h के इक्वल, तो कुछ तो यूज हो जाएगी वर्क फंक्शन में, और जो बची हुई होगी वो
एज अ जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो दो जगह यूज हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन में और एक काइनेटिक एनर्जी में। इंसिडेंट एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो हमें तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो वो हो जाएगा h न्यू माइनस h इंटू न्यू नॉट। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच सी, आप कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन में लैम्डा नॉट। फिर हमें वी निकालना है, तो हम लिख सकते हैं 2 को आप इस तरफ ले जाओ तो वी स्क्वायर इक्वल टू आएगा, तो वी स्क्वायर आएगा 2h अपॉन में m 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। या फिर v निकालना है तो अंडर रूट ट्वाइस एच सी अपॉन में m, और देखो इसको आप एलसीएम लेंगे तो लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा इंटू लैम्डा नोट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। तो जो स्पीड का फॉर्मूला होगा वो रहेगा अंडर रूट 2hc अपॉन में m लैम्डा नोट माइनस लैम्डा अपॉन में लैम्डा इंटू लैम्डा नोट। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि जैसे हमारे पास मेन फॉर्मूला क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, या कह सकते हैं वर्क फंक्शन। तो इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो रहेगी एच सी अपॉन में लैम्डा माइनस एच सी अपॉन में लैम्डा नॉट। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है, ये हो गई इंसिडेंट एनर्जी और ये हो गया वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी होगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब जब वेवलेंथ आपको गिवन है तो आप वर्क फंक्शन ऐसे निकाल सकते हैं 1242 अपॉन में लैम्डा। लेकिन ये जो मैंने लिखा इसको आप 12400 भी लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं तो जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो आपकी नैनोमीटर में होगी, और ये जो है एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। तो इसकी यूनिट हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो होगा क्या, नैनोमीटर से नैनोमीटर बचेगा, कटेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा। तो अब ये हो गया 1242। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है वो 3250 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर है। तो इसको 10 की पावर 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा नैनोमीटर में, तो ये आएगा खाली 325। तो वही हम यहाँ पर भी पुट करेंगे 325। तो यहाँ से जो वर्क फंक्शन होगा वो आएगा 320, मतलब 1242 को 325 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब निकालना है हमें इंसिडेंट एनर्जी। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है लेट वो वैसे तो एच सी अपॉन लैम्डा होता है, मैं उसको ई आई बोल देता हूँ। तो वो भी कितना हो जाएगा 1242 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इंसिडेंट जो वेवलेंथ है वो है 2536, तो ये हो जाएगा 253.6, तो ये आएगा 4.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, मतलब 4.89 माइनस 3.82। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 1.077 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 में, तो ये जूल में आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 ऊपर मल्टीप्लाई और एम आएगा नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में, तो ये हो गया 2 अपॉन में एम ई 1.077 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। हमें यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी है और फिर अंडर रूट लेंगे, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू में, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये होगा 0.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखो 3 भी ठीक है और इसको हम 6 इंटू 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। तो दोनों को नंबर मिले होंगे। क्वेश्चन नंबर 129, two cars moving in opposite direction approach each other with a speed of 22 and 16.5. The driver of the first car blows a horn of having a frequency of 400 Hz. The frequency heard by the driver of the second car. तो मान लेते हैं कि दो कार है और वो एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये कार A है और ये कार B है, और कार
ए की जो स्पीड है लेट वो 22 है एंड इट इज 16.5। अब जब ये आपस में मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो देखो, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आए तो जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमेशा इंक्रीज होगी। और अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब उनका रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे डॉपलर इफेक्ट का। तो यहाँ पर जो कार ए है वो हॉर्न ब्लो कर रहा है, तो एक तरह से वो हो गया सोर्स। जो कार भी है उसको सुन रहा है, तो वो हो गया ऑब्जर्वर। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, वो होता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में वेलोसिटी या कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। ये प्लस माइनस क्या होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 340, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 400, हमें निकालना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जब भी कार एक दूसरे के पास जा रही है, मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के पास आए तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो देखो हम साइन कैसे लेंगे, एफ अपरेंट इक्वल टू एफ एक्चुअल कितना है 400 है, स्पीड ऑफ साउंड है 340। अब यहाँ पर लेना है ऑब्जर्वर की स्पीड, तो ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है 16.5। अब आप ये देखो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। अगर मैं यहाँ पर माइनस ले रहा हूँ तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी कम आएगी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो वो तभी इंक्रीज होगी जब यहाँ पर होगा प्लस का साइन। ठीक है। जब वो पास में आ रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, वो इंक्रीज तभी होगी जब ऊपर प्लस का साइन होगा। अब स्पीड ऑफ साउंड 340, स्पीड ऑफ सोर्स कितनी है 22। अब देखो यहाँ पर प्लस लूँ या माइनस लूँ, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो तभी इंक्रीज होगी ना जब डिनोमिनेटर में वैल्यू कम से कम हो। तो कम कब होगी, जब नेगेटिव साइन लूंगा, यहाँ पर प्लस नहीं ले सकते, प्लस लेंगे तो ये वैल्यू जो होगी कम आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे माइनस ताकि अपरेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम प्लस और माइनस साइन डिसाइड करते हैं। अब बस हमें इसको सोल्व करना है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आएगी इट विल बी इक्वल टू 448 हर्ट्ज। देखो 400 से ज़्यादा ही आई है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। तो डॉपलर इफेक्ट पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मेन चीज़ है कि आप इसको प्लस माइनस साइन अगर समझ पाओ तो काफ़ी इजीली इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। बस ध्यान रखना कि आपको फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करनी है तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा। ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 130, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग अ मास ऑफ 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इसकी हाइट है और इसका मास है 1 ग्राम। इट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ, यानी कि जो फाइनल स्पीड है वो हमें गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड। पूछा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा और वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स कितना होगा। देखो जब ये बारिश की बूंद ऊपर से नीचे आ रही है तो इस पर कुछ रेसिस्टिव फोर्स भी लगेगा, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, यानी कि WG कितना होगा। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, ये वेट नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स F डॉट S या फिर FS कोस थीटा। तो अब आप ये देखो इस पर जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी फोर्स वो नीचे की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है। तो थीटा जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स हो जाएगा फोर्स कितनी लग रही होगी, वही जो उसका वेट है यानी कि mg। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वही जो इसकी हाइट है h, और यहाँ पर कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। मास कितना है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब 1/1000 कर दे तो किलोग्राम में हो जाएगा। जी की वैल्यू बोला है कि 10 ले सकते हैं तो 10 ले लो। फिर हाइट कितनी है 1 किलोमीटर, लेकिन मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1000। तो देखो 1000 से 1000 कैंसिल होगा। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ गया 10 जूल। यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा वो 10 जूल होगा। तो वो किस में आ रहा है ऑप्शन 1 में, तो बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। अब इनिशियली जब ये यहाँ पर था तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी जो हमने वर्क डन में फाइंड करी है, मतलब 10 जूल के इक्विवेलेंट रहेगी। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, और कुछ रेसिस्टिव जो फोर्स है एक तरह से रेसिस्टिव वर्क डन की वजह से भी वेस्ट होगा। मतलब कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टिव फोर्स भी लग रही है। तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के हाफ mv स्क्वायर के, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कुछ एनर्जी
वेस्ट हो जाएगी किसमें, हीट अप में, क्योंकि रेसिस्टिव फोर्स है वहाँ पर। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब ये बिल्कुल नीचे आ गई है तो काइनेटिक एनर्जी इसकी रहेगी कितनी। तो हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला आता है 1/2। मास हमें पता है कि 1 ग्राम है तो 1/1000 करेंगे किलोग्राम के लिए। स्पीड कितनी है उसके नीचे आने पर 50, तो 50 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1/2 इंटू 1000 इंटू 5 का स्क्वायर 25, और मतलब 2500 आएगा, मैं उसको ये भी लिख सकता हूँ 2500। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया 25/20 काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जो बची है वो कितनी बची होगी 1.25 जूल। अब इन जनरल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ वेस्ट हो जा रही है किसमें, रेजिस्टिव फोर्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल जो वर्क डन होगा बाय रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। तो देखो यहाँ पर इन जनरल 10 जूल, और जो आई है पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ है। तो हुआ ऐसा है कि 10 जूल जो एक तरह से वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस होगा काइनेटिक एनर्जी के, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। तो ये 10 है, देखो ये जो वर्क डन होगा वो माइनस काइनेटिक एनर्जी के माइनस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, तो इट विल बी इक्वल टू -10। फिर देखो इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक्चुअली में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स होगा प्लस वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स होगा हाफ एम बी स्क्वायर के इक्वल। तो वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स आएगा 1/2 एम बी स्क्वायर माइनस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये हाफ एम बी स्क्वायर की वैल्यू 1.25 है, फिर इसमें से ये डब्ल्यू जी है 10, तो उसको माइनस करेंगे, आएगा -8.75 जूल। क्वेश्चन नंबर 131, A spherical black body with radius 12 cm radiates 450 watt power at 500 Kelvin। अगर हम रेडियस को हाफ करें और टेम्परेचर को डबल करें तो पूछा है कि पावर कितनी होगी। तो यहाँ पर हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लगा सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर की पावर 4 पर। अब इंटेंसिटी क्या होती है, तो वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो लेट यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले रहा हूँ मैं, स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा हो जाएगा टेम्परेचर की पावर 4, यानी ये टाइम है तो इसको स्मॉल टी लिख लेते हैं। अब एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर। तो पावर अपॉन एरिया इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4। या हम ये कह सकते हैं कि जो पावर होगा वो इक्वल आएगा P इक्वल टू सिग्मा एरिया टेम्परेचर की पावर 4, ठीक है। अब एरिया को आप क्या लिख सकते हैं, अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर की पावर 4। तो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द पावर इज डिपेंडिंग ऑन द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड टेम्परेचर की पावर 4, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैसे, तो हम कह सकते हैं P1 अपॉन P2 इक्वल होगा R1 का स्क्वायर T1 की पावर 4 अपॉन में R2 का स्क्वायर और T2 की पावर 4। तो हमें एक तरह से बताना है कि P2 कितना होगा, मतलब पावर कितनी चेंज हो जाएगी। वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो पावर क्योंकि रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस कितना कर रहे हैं हम, हाफ, तो हाफ का R का स्क्वायर इंटू टेम्परेचर कितना किया जा रहा है, टेम्परेचर हो रहा है डबल, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 करेंगे, तो 1/4 R का स्क्वायर और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 T की पावर 4। तो ये कितना हो गया 4 इंटू 16 यानी कि 4। तो जो पावर आएगी नई, वो जो पहली पावर होगी, जितनी भी पहली पावर थी उसकी 4 गुना हो जाएगी। ये मैंने इस तरह से बताया। अब मैं आपको रेशियो लेकर के बताता हूँ कि ये 4 टाइम्स क्यों हो रही है। देखो हमें पता है पावर P1 कितनी है 450, P1 है 450, तो P1 अपॉन P2 इक्वल टू, हमें ये भी पता है कि जो R2 है यानी कि नया रेडियस वो पहले वाले के कंपैरिजन में आधा हो गया, तो R2 हो गया 1/2 ऑफ R1, बोला है हाफ हो गया, और टेम्परेचर हो गया डबल, तो T2 जो है वो डबल है पहले वाले के यानी कि T1 के। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख लो R1 अपॉन में R2 कितना है, R2 हो जाएगा 1/2 ऑफ R1 का स्क्वायर, फिर टेम्परेचर T1 अपॉन टेम्परेचर T2 कितना है 2 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ T1 से की पावर 4।
तो देखो ये 2 ऊपर जाएगा, R1 से R1 कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, इंटू T1 से T1 कैंसिल होगा तो 1/2 की पावर 4 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2, क्योंकि 4 - 2 आएगा तो 1/2 स्क्वायर, तो P1/P2 इक्वल आ गया 1/4 के। तो हम कह सकते हैं कि जो P2 होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा P1 के, तो P2 इक्वल टू 4 टाइम्स P1। अब P1 कितना है, वो है 450, तो 450, तो 450 की जब आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 132, द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। और एक चार्ज है जो पॉइंट ए से बी की तरफ मूव किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम वर्क किस में होगा या सब में बराबर होगा, मिनिमम वर्क किस में होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो सरफेस जिन पर पोटेंशियल सेम हो। अब जैसे आप ये वाला रीजन देखो, ये वाली लाइन देखो, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, क्योंकि इस पॉइंट पर आप कहीं पर भी देखोगे आपको 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन चार्ज ए को एक पोटेंशियल सरफेस से किसी दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करवा रहे हैं। वर्क डन पता करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू में डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, मैं उसको शॉर्ट में FE लिख रहा हूँ, वो होती है कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ऐसे में जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन, तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि नेचर ऑफ पाथ कैसा है। ठीक है, तो वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ कैसा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। तो वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब आप इसमें देखो, सभी 4 केसेस में सेम चार्ज को मूव करवा रहे हैं, पॉइंट चार्ज है कोई पॉजिटिव चार्ज, तो जो वर्क डन है एक्चुअली वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेगा, डिफरेंस इन पोटेंशियल पर। अब हम डेल्टा वी निकालते हैं फर्स्ट केस के लिए। तो डेल्टा वी कितना है, देखो यहाँ पर ये 10 से 40 मूव कर रहा है, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 - 10, तो कितना आएगा डिफरेंस इन पोटेंशियल, 30। फिर यहाँ पर आ जाओ बी पर, तो नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पोटेंशियल के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। अब ये बी पॉइंट 40 पोटेंशियल पर है और पॉइंट ए 10 पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आएगा, 40 - 10 यानी कि 30। ऐसे ही आप सी में देखो, ये बी पॉइंट 40 पर है और ए पॉइंट 10 वोल्ट पर है, तो 40 - 10 यहाँ पर भी डेल्टा वी कितना आएगा, 30। और ऐसे ही वी डी कितना आएगा, डेल्टा वी डी वो भी कितना आएगा, 40 - 10 यानी कि 30। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के इक्विपोटेंशियल रीजन दिए हुए थे, सब में डिफरेंस इन पोटेंशियल सेम है, यानी कि डेल्टा वी सब में सेम है और चार्ज भी सेम है, तो जो वर्क डन होगा वो भी तो सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। मेन रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, मतलब हमें ये कह सकते हैं कि वो डिफरेंस इन पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। अब क्योंकि सभी ऑल केसेस के लिए डिफरेंस इन पोटेंशियल सेम है, तो वर्क डन भी सेम होगा जब आप एक ही चार्ज को मूव करवा रहे हो अलग अलग केसेस में। क्वेश्चन 133 में हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है और ये बताने की करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो ऐसा नहीं है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर नेट मास कंसंट्रेटेड होता है, या एक एपियर पॉइंट होता है, वो एक्चुअल पॉइंट नहीं होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वो पॉइंट जहां पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स उसकी, जहाँ पर नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करे उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों कंसाइड करें, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट गलत। फिर तो जब ये गलत है ऑप्शन 3 हम नहीं लेंगे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0। तो ये स्टेटमेंट सही है, सेंटर ऑफ मास पर जो नेट टॉर्क होगी, ग्रेविटेशन टॉर्क, वो रहेगी 0। इसका रीजन ये भी हो सकता है, देखो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो जो फोर्स है वो तो आपने ले लिया सेंटर ऑफ मास पर, उसका वेट
लाई करेगा, मास लाई करेगा, और पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 0। तो इन दैट केस वी कैन से दैट नेट टॉर्क विल बी 0। तो ये सही है। जब ये सही है तो आप वो ऑप्शन पे जाओ जिसमें बी हो। अब इसमें तो नहीं है बी, तो इसको हटा दो, बच्चे हमारे पास ऑप्शन 2 और 4। तो बी या डी या बी और सी में से देखते हैं। फिर 80, अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन ऑन बॉडी। देखो ये गलत है, रीजन बताता हूँ क्या। कपल का मतलब होता है जहां पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही हो, ठीक है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जहां पर होता है उसको हम बोलते हैं कपल। तो जहां पर कपल होगा वहां पर नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स होगी 0। मतलब फोर्स तो लग रही है, जैसे एक डायपोल का एग्जांपल होता है। डायपोल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा होता है तो इस पर इधर फोर्स लगती है QE, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस तरफ है, और इस पर इधर फोर्स लगेगी F इक्वल टू माइनस QE, क्योंकि डायपोल मतलब एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ पर ये कपल फॉर्म करता है, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी 0। लेकिन टॉर्क उस पर कितनी लगती है P क्रॉस E, या फिर PE साइन थीटा भी कह सकते हैं। तो कपल का मतलब हो गया नेट फोर्स 0 होगी और नेट टॉर्क 0 या नॉन 0 हो सकती है। तो जब नेट फोर्स 0 होगी इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। तो ये क्या है, ए कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। तो कपल रोटेशन मोशन प्रोड्यूस करता है, ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। जब ये स्टेटमेंट गलत हो गई है तो इसको भी हटा देते हैं, बचा हमारे पास बी और डी। तो ये आंसर सही होगा। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन्स दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट अ लार्ज रोड। देखो जैसे कोई मशीन होती है, मशीन काम क्या करती है, वो हमारा जो ज़्यादा मेहनत का काम है उसका आसान बना देती है। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम कार को हाथ से तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन हमने ऐसी मशीन बना दी है जहाँ पर हम पास्कल का लॉ का इस्तेमाल करके भारी से भारी चीज़ों को उठा सकते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज यही होता है कि हम जो हाई एफर्ट जहाँ पर लगना होता है वहाँ पर मैकेनिकल चीज़ें इस्तेमाल करके, मैकेनिकल प्रिंसिपल इस्तेमाल करके काम को आसान कर लिया। एक रिंच का भी एग्जांपल यहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर हमें एक बोल्ट को खोलना है तो हमें रिंच का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम हाथ से उसी बोल्ट को खोलना चाहे तो शायद ना खोल पाए। रिंच उसी काम को आसान कर देता है, क्योंकि वहाँ पर हम टॉर्क का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट सही है और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 134 है, इफ θ1 एंड θ2 विद द एपरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन एट राइट एंगल ऑफ ईच अदर। तो हमें बताना है कि ट्रू एंगल ऑफ डिप कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल ऑफ डिप होता क्या है। तो लेट हमारे पास किसी एक सर्टेन इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। लेट एक है बी वी और एक है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच। अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिप होता है एंगल बिटवीन दी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लेट हमारे पास ये दो प्लेन है जो आपस में परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बोला है कि वर्टिकल प्लेन आर परपेंडिकुलर। तो लेट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ है बी एच, ठीक है, और लेट इसका एंगल ऑफ डिप है θ1। जब ये इसका एंगल ऑफ डिप यहाँ पर है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा बी वी। और लेट जो दूसरा प्लेन है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो मैं इस तरफ मान रहा हूँ, वो है बी एच टू, लेकिन उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो दोनों का सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया बी वी टू, मैंने इसको बी वी वन लिखा है और इसको बी एच वन, ठीक है। और जो इसका एंगल ऑफ डिप होगा, लेट इसकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये हो गया इसका एंगल ऑफ डिप θ2। अब आप इस फिगर में देखो, यहाँ पर इस फिगर से अगर हम देखें टेन डेल, तो वो किसके बराबर होगा। देखो बी वी को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऐसे, तो हो गया बी वी। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो एक तरह से ये होगा बेस और ये होगा उसका परपेंडिकुलर। तो 10 डेल अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बी वी अपॉन में बी एच, ये हो गया 10 डेल। या फिर ये कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा बी वी अपॉन में 10 डेल। और आपको पता होगा क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा 1/10 थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा होता है कोट थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बी एच की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी बी वी कोट डेल्टा के, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा।
अब देखो एक और कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है या वेक्टर ए और बी है और वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो उनका जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट निकलेगा रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर जो नेट हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वो मैं लिख सकता हूँ, वो होगा अंडर रूट BH1 का स्क्वायर प्लस BH2 का स्क्वायर। या अगर आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो BH का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा BH1 का स्क्वायर प्लस BH2 का स्क्वायर। अब BH को हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के टर्म में हम लिख सकते हैं B कोट। अब देखो यहाँ पर मैं एंगल ऑफ डिप को डेल्टा से डिनोट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ डिप हमेशा θ1 θ2 और थीटा दिया हुआ है, तो जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है वो यहाँ पर कितना है, कोट थीटा। तो ये लिख लिया मैंने कोट थीटा, BH मतलब नेट, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू BH1, तो BH1 को लिखूंगा BV कोट θ1 का होल स्क्वायर। इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है BV1 और BV2 ये दोनों के इक्वल होंगे। मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये BH है क्या है, एक्चुअली ये BH1 और BH2 का रिजल्टेंट है, तो वो आएगा यहाँ कहीं, BH रिजल्टेंट। और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर B, और ये कह सकते हैं B1 और B2, तो वो कहीं पर आएगी यहाँ पर। तो जो ट्रू एंगल होगा वो होगा इन दोनों के बीच का एंगल डेल, जो हम ले रहे हैं थीटा, एक्चुअल थीटा। अब BH2 तो उसको आप लिखोगे BV कोट θ2 का होल स्क्वायर, ये θ1 है, ये कोट θ2 है। अब मैंने B1 और BV2 जो है वो दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, तो देखो यहाँ से BV स्क्वायर BV स्क्वायर BV स्क्वायर ये सब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, BV, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल आएगा कोट स्क्वायर θ1 प्लस कोट स्क्वायर θ2 के। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन 2, कोट थीटा स्क्वायर इक्वल टू कोट स्क्वायर θ1 प्लस कोट स्क्वायर θ2। क्वेश्चन नंबर 135 और लास्ट क्वेश्चन, रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज अ डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा एंड मटेरियल बी है जिसका डीके कांस्टेंट है लैम्डा। तो लेट ये मटेरियल ए है, इसका है 8 लैम्डा और बी का जो डीके कांस्टेंट है वो लैम्डा। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो मान लो इनिशियल दोनों के न्यूक्लियाई N0 है। आफ्टर व्हाट टाइम रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए विल बी 1/e। लेट आफ्टर सम टाइम इसके हैं NB और इसके हैं Na। तो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं NB के वो 1/e टाइम्स है N ऑफ A के। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B टू दैट ऑफ A, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NB/Na, तो वो कितना हो जाएगा 1/e के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं आफ्टर सम टाइम n इक्वल टू होता है N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा ये होता है डीके कांस्टेंट, तो अगर ये फॉर्मूला में NB के लिए इस्तेमाल करूंगा तो ये हो जाएगा N0 e टू द पावर माइनस, इसका लैम्डा है डीके कांस्टेंट, तो लैम्डा इंटू टाइम। हमें वो टाइम फाइंड करना है कि जब NB/Na 1/e के इक्वल हो जाए, तो मैं वो टाइम t मान लिया, तो NB हो जाएगा N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, और जो Na होगा तो होगा N0 इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई e टू द पावर, इसका जो डीके कांस्टेंट है वह है 8 लैम्डा, ठीक है, और ये आ जाएगा टी टाइम। अब देखो NB/Na करेंगे हम, अगर NB/Na तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 1/e के। अब NB की वैल्यू कितनी है, N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और Na की वैल्यू कितनी है, N0 e टू द पावर माइनस 8 लैम्डा टी। तो N0 से तो N0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 1/e इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन में e टू द पावर माइनस 8 लैम्डा टी। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 8 लैम्डा टी अपॉन में e टू द पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू e। अब ये ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, -8 लैम्डा टी और e की पावर लैम्डा टी प्लस हो जाएगी, तो ये नेट पावर कितनी बचेगी पर -7 लैम्डा टी, और यहाँ पर e की पावर कितनी है 1। तो एक्सपोनेंशियल की पावर को अगर हम कंपेयर करें तो -7
लैम्डा टी इक्वल टू कितना आ गया 1। टाइम निकालना तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/7 लैम्डा। ठीक है, ये माइनस आएगा, लेकिन इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है 1/7 लैम्डा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था NA/NB इक्वल होना चाहिए था 1/E के, तो तब हमारा प्लस में आता आंसर। बट मेन प्रोसेस सेम रहेगा, यही रहेगा मेन जो मेथड है